जी जनाब, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है जी, राशिद हैज सेविंग ऑफ ₹3.6 मिलियन वेयर एज साजिद हैज सेविंग्स ऑफ ₹5.4 मिलियन। दो लोगों के पास कुछ पैसे हैं, बहुत अमीर लोग हैं जी। इफ राशिद इन्वेस्टेड हिज सेविंग एट 9% कंपाउंड क्वार्टरली वेयर एज साजिद इन्वेस्टेड सेविंग एट 7% कंपाउंड एनुअली, in how many years would the value of Rashid saving exceed that of Sajid saving? कि कितने टाइम पीरियड के बाद इन दोनों में से जो राशिद के पैसे हैं वो साजिद के पैसों से बढ़ जाएंगे। तो पहले तो ये देखें कि राशिद और साजिद के पास पैसे हैं कितने कितने हैं। राशिद भाई के पास है 3.6 मिलियन और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, राशिद इन्वेस्ट 9% कंपाउंड क्वार्टरली के ऊपर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये है राशिद भाई। अगर हम बात करते हैं सज्जाद की, तो सज्जाद भाई के पास है 5.4 मिलियन ज्यादा पैसे और उन्होंने इन्वेस्ट किया है 7% के ऊपर और वो कंपाउंडिंग जो है वो है एनुअली। तो जनाब यहां से हमें एक बात समझ आती है कि राशिद भाई के पास पैसे कम है लेकिन उसके पास इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और साजिद भाई के पास पैसे ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट रेट कम है। इसका मतलब है कि राशिद भाई के पैसे बढ़ते 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 कभी ना कभी साजिद भाई के पैसों को काट जाएंगे। अगर इन दोनों के दरमियान में प्रिंसिपल का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा या रेट का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो फिर वो बहुत जल्दी उसको कवर कर लेगा, लेकिन कभी ना कभी राशिद साजिद को जरूर काटेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। सही है, कभी ना कभी राशिद जो है वो साजिद को जरूर काटेगा क्योंकि उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, वो कहता है कि एक खास टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें दोनों के पैसे जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं, फिर बल्कि राशिद भाई जो है वो साजिद से ऊपर चले जाते हैं। यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ राशिद इज ग्रेटर देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ सज्जाद, साजिद या सज्जाद जो भी है। तो हमारे पास तो ग्रेटर देन और लेस देन के कोई फार्मूले नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे हमें यह पता चल जाए कि राशिद के पैसे एक्सीड कब करेंगे, लेकिन हमें यह तो पता है कि राशिद के पैसे सज्जाद के पैसों के इक्वल कब हो सकते हैं। हम इक्वल टू का फार्मूला लगा के वो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं जिस टाइम पीरियड के ऊपर राशिद और सज्जाद के पैसे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, जब हमारा वो टाइम पीरियड निकलेगा उससे बिल्कुल 1 साल बाद हम ये कहेंगे कि इस डेट पे राशिद के पैसे साजिद से एक्सीड कर गए हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि हम वो टाइम निकालेंगे जिसमें वो एक दूसरे के इक्वल है। ये हमेशा ऐसे ही होता है। आपको अगर कोई सवाल दिया जाए ना, वो पूछे जी बताओ उससे एक्सीड कब करेगा, तो आपने एक्सीड करने के लिए सबसे पहले देखना है कि उसके इक्वल कब होगा। जब उसके इक्वल वाली अमाउंट आ जाएगी तो उससे थोड़ा सा ऊपर वाला जो आंसर होगा दैट विल बी द टाइम या दैट विल बी द अमाउंट, दैट विल बी द रेट जो कि उससे एक्सीड करेगी। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ राशिद है जी, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है P which is 3.6 million into 1 plus what is the rate is 0.09 compound quarterly। टाइम जो है ये हम लोगों ने फाइंड करना है। इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ सज्जाद, वो कितना है जी 5.4 मिलियन, 1 प्लस 0.07 रेज टू पावर x। क्यों? क्योंकि कंपाउंड एनुअली है तो n 1 ही है तो इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब ये आपके पास एक वेरिएबल है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। आप कैलकुलेटर में पुट करने से पहले कैलकुलेटर के लिए मजीद थोड़ी सी आसानी कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसको सॉल्व कर लें। 0.09 डिवाइडेड बाय 4 ये बनता है जनाब 0.0125 और 1.1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3.6 मिलियन इंटू 1.0125 रेज टू पावर x is equal to 5.4 into 1 plus 0.07, 1 प्लस है तो 1.07 लिख देते हैं रेज टू पावर x। अच्छा जी, ये देखिएगा जी x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 है, ठीक है ना, वो नीचे 4 डिवाइड हो रहा है तो उधर 4 से मल्टीप्लाई भी होगा। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा बहुत हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेटर के लिए आसानी हो। ये 3.6 जो है इधर जाके डिवाइड कर देते हैं, बाकी इसको पूरा कर देते हैं। 0.09 over 4 दैट विल बी इक्वल टू 0.025 तो 1.025 रेज टू पावर 4x
विल बी इक्वल टू 5.4 ओवर 3.6 हम कर लेते हैं, दैट इज 1.5 और उसके बाद 1.07 रेज़ टू पावर x। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर पे पुट करते हैं और कैलकुलेटर भाई से पूछते हैं कि भाई साहब जरा बताएं इसका आंसर क्या बनेगा जी। जी जनाब, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने टाइप कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.0225 रेज़ टू पावर 4x माइनस 1.5, इसके दरम्यान में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा जी। 1.07 रेज़ टू पावर x, शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू। जी जनाब, अगर आपके पास इस तरह का आंसर आ जाए जैसे कि अभी ये आ गया है, तो इसका ये मतलब है कि कैलकुलेटर बेचारा परेशान हो गया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सही है जी। तो नॉर्मली जैसे कि मैं आपको शायद पहले भी आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कि कैलकुलेटर जब इस तरह से अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करता है तो फिर वो अज्यूम करता है कुछ वैल्यू, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशंस करना शुरू करता है। तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़े तो फिर आप जाएं अपनी ऑप्शंस में, सही, और कैलकुलेटर को बताएं कि आपको कौन सी ऑप्शन पे शक लग रहा है कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि इसमें से आप कोई ऑप्शन उसको देकर देखें। तो आप यानी कि दोबारा जाएंगे, राइट एरो प्रेस करें और शिफ्ट और सॉल्व, और अब वो कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स, तो एक्स की जगह पे आप पहली ऑप्शन नो पुट करके देख लें, ठीक है, और ओके करें, इक्वल टू करें। तो जब हम उसको अपना अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बताएंगे ना कि हमें लग रहा है कि हमारा आंसर इसके आसपास है, तो फिर वो उस आंसर के आसपास की वैल्यूज को चेक करता हुआ जो है ना वो कैलकुलेशंस करेगा। तो अक्सर औकात ऐसे होता है जब आपका अननोन वेरिएबल पावर में होता है, उस वक्त आपको कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से ये जो इसकी इटरेटिव कैलकुलेशंस होती हैं उससे करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता। उसकी वजह ये होती है, जिस तरह की अभी उससे पहले सिचुएशन आ गई थी कि उसको करेक्ट आंसर नहीं मिला, कि वो ना गलत डायरेक्शन में चल पड़ता है, क्योंकि ये कैलकुलेटर जो है कैलकुलेशंस कैसे करता है, ये ट्रायल एंड एरर पे कैलकुलेशंस करता है, कैलकुलेशंस करता जाता है, उनके आंसर्स निकालता है, उनको मैच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम उसे बता देंगे ना कि इस आंसर के आसपास रखो, तो फिर वो आपको ढूंढ कर देगा सही वाला आंसर। तो अक्सर परसेंटेज वगैरह जब आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आपको उस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि आपके सामने वो आ जाता है आंसर और एक गलत आंसर बताता है। तो फिर आप दोबारा लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करके इक्वेशन एडिटर में जाएं, शिफ्ट और कैलकुलेटर पे क्लिक करें, और उसके बाद आप उसको वहां पे वो जहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है ऊपर सॉल्व फॉर एक्स, उसकी जगह पे यहां से कोई भी ऑप्शन आप यहां पे दे दें, ताकि वो उसको समझ आ जाए कि इस एरिया के आसपास से दोबारा से चेकिंग करनी है। तो वो इस एरिया के आसपास दोबारा से चेकिंग करता हुआ आई एम श्योर कि दोबारा आपके पास करेक्ट आंसर पे वो पहुंच जाएगा। तो नो, द एक्स इज 19 years, x is equal to 19 years, so this 19 year is your answer, option number C।